हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाओं में लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आज हम संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और वहीं अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे। तो इसमें मैं मध्य प्रदेश जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये जो हमारा वीडियो है ये संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों को ही कवर करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक सेवाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अखिल भारतीय लोक सेवाएं, सेकंड है केंद्रीय लोक सेवाएं और थर्ड है राज्य लोक सेवाएं। यहाँ पे हम देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संविधान के अनुच्छेद कौन से 312 के तहत इसका गठन किया गया है। अखिल भारतीय सेवा उन्हें कहा जाता है जिनके अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं, अर्थात जिनके अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाते हैं। मतलब यूपीएससी के के थ्रू इनके अधिकारी जो है भर्ती किए जाते हैं। इनके द्वारा ही पेपर वगैरह लिए जाते हैं और भर्ती प्रोसेस पूरी की जाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये जो है ये अधिकारी जो हैं ये केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं। ये अधिकारी किसके नियंत्रण में रहते हैं? केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं, परंतु ये अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं? राज्यों में देते हैं। ये अधिकारी केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं केंद्र के, और अपनी सेवाएं कहाँ देते हैं? ये सेवाएं अपनी राज्यों में देते हैं। ठीक है, और इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अगर अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है तो कार्यवाही करने का अधिकार केवल किसको होगा? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को। राज्य सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका अधिकार टोटल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत 3 सेवाएं शामिल हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत 3 सेवाएं शामिल हैं, जिनमें फर्स्ट नंबर पे है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को 1948 में इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, और इंडियन पुलिस सर्विस को भी 1948 में इसमें शामिल किया गया था। और वहीं आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इसमें 1966 के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, 1966 में इसमें शामिल किया गया था। तो ये थी अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ पे हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग के इतिहास की। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में ही हो। मतलब जब अपना भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय राष्ट्रवादी क्या चाहते थे? उनकी एक प्रमुख मांग थी कि जो लोक सेवा आयोग में जो भर्ती की जाती है वो भारत में हो, क्योंकि तब उस समय परीक्षा कहाँ हुआ करती थी? इंग्लैंड में हुआ करती थी। उस टाइम पर परीक्षा कहाँ हुआ करती थी? इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में हुई थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1926 में। भारत के स्वतंत्र होने पर, मतलब जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, तो भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देखो सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में, अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं अगर स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1950। कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1950 में। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई। इसे संवैधानिक दर्जा तो दिया ही गया, साथ में साथ इसको स्वायत्तता भी प्रदान की गई, ताकि ये बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके, ताकि इसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो और ये बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा नाम दिया गया। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को क्या नाम दिया गया? संघ लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई स्वतंत्रता के बाद भारत में। कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1950 को।
अभी हमने देखा था कि फर्स्ट लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 1926 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब? अक्टूबर 1926 में की गई। अब ये अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना किस तरीके से की गई थी, इसका ये पूरा वर्णन है। ये मैंने शॉर्ट समरी के तौर पर ये तैयार किया है, तो ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखो होता क्या था, 1919 के भारतीय शासन विधान था, ठीक है। 1919 का जो भारतीय शासन विधान है उसमें इस भावना की व्यवहारिक अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है, जिसमें एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था। मतलब जो 1919 का भारतीय शासन विधान था उसमें इस तरीके के व्यवहार की अभिव्यक्ति मिलती है, जिसके अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया था, ठीक है। इतना समझ आया? तो अगर ये पूछा जाए कि इसकी जो मेन जो इसकी अभिव्यक्ति है, मतलब लोक सेवा आयोग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी? 1919 के भारतीय शासन विधान से, ठीक है। तो जिसमें फिर हमने देखा क्या, भावना व्यवहारिक अभिव्यक्ति मिलती है 1919 के भारतीय शासन विधान से, जिसमें सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का विधान था। फिर होता क्या है, 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक कमीशन नियुक्त होता है, ठीक है। 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में कमीशन बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको रॉयल कमीशन नाम दिया गया। क्या दिया गया? रॉयल कमीशन, ठीक है। तो लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर अपने विचार और विवरण प्रस्तुत करने थे। मतलब इसको अपनी एक रिपोर्ट पेश करनी थी भारत उच्च सेवाओं के ऊपर, मतलब भारत में जो भी उच्च सेवाएं होती उनके ऊपर अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करने थे। किसको? लॉर्ड ली को, ठीक है। 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में जो एक कमीशन बना था, रॉयल कमीशन, उसको अपने विचार विवरण प्रस्तुत करने थे। तो ये कमीशन ने क्या किया था, इसने एक साल बाद ही उस कमीशन ने अपने 27 मार्च 1924 के विवरण में, मतलब देखो अब उन्हें 1923 को लॉर्ड ली के नेतृत्व में रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई थी और फिर उसके एक साल बाद ही उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी, ठीक है। लॉर्ड ली और रॉयल कमीशन ने अपनी क्या करी? रिपोर्ट पेश करी। कब करी थी? 27 मार्च 1924 को। और जिसमें जो रिपोर्ट का जो मेन विवरण था उसमें उसने तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था, ठीक है। उसका जो मेन विवरण जो था उसमें उसने तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना पर विशेष बल दिया था, जिसका जिक्र 1919 के विधान में संकेत किया गया था, जिसका 1919 के विधान में जिक्र किया गया था या संकेत किया गया था, ठीक है। तो उस पर उसने विशेष बल दिया था। किसने? लॉर्ड ली के द्वारा दिए गए प्रस्ताव में। तो होता क्या है, और उसका प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्न 4 प्रमुख कार्य होंगे। उसका क्या प्रस्ताव था कि ये जो आयोग निर्मित होगा इसके 4 प्रमुख कार्य होंगे। और 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? फर्स्ट था सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती। सेकेंड था सेवा में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यता का विधान तथा उचित मान स्थिर करना। और थर्ड था सेवाओं के अधिकारियों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना। और फोर्थ था सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना। तो इस तरीके से उसने अपने 4 मुख्य कार्य बताए थे उसने आयोग के। फिर क्या हुआ था, उसके 24 के फिर 2 साल बाद ही 1926 में, अक्टूबर 1926 में क्या हुआ था, उस लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो जो वहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1926 में, ठीक है। अक्टूबर 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका विधान सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1934 के भारतीय विधान परिषद के 266 में, 1934 का भारतीय विधान परिषद जो है, भारतीय विधान के परिषद 266 में उपरोक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। मतलब ये जो प्रस्ताव थे इसको एक स्थायी रूप दिया गया, ठीक है। इन प्रस्तावों को स्थायी रूप दिया गया। इसमें लोक सेवा आयोग के कर्तव्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। इसमें मतलब ये वाले विधान में 1934 के भारतीय विधान के परिच्छेद में जो लोक सेवा के जो कर्तव्य होंगे उसको इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया था, ठीक है। कि मतलब क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे, क्या क्या कार्य होंगे, उनको किस तरीके से सेवाएं देना है। तो ये सब चीज़ें इस आवेदन में जो है 1934 के भारतीय विधान परिषद में ये सब चीज़ें क्लियर हो गई थी।
तो इस तरीके से आपने देखा। और फिर क्या होता है, जब भारत स्वतंत्र हो गया था, फिर हमने क्या देखा था, भारत की स्वतंत्रता के बाद, इसमें भारत में कब बना था ये, 26 अक्टूबर 1950 को, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1950 को। तो इस तरीके से लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अब हम लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या है, ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। जो भारत सरकार के जो लोक सेवा के पदाधिकारी जो होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का क्या करता है, संचालन करता है। संविधान का भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अनुच्छेद 315 से 323 में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग के संविधान में प्रावधान की। तो यहाँ पे सबसे पहला अनुच्छेद क्या दिया, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। फिर अनुच्छेद 315(1) में क्या है, प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 315(2) में क्या दिया है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। जैसे कि अगर 2 स्टेट हैं तो इनके लिए संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। और इसका जो निर्माण है, इसके गठन जो है, इस आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति टोटल किसके पास होती है, संसद के पास, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन के निर्माण के लिए विधि निर्माण की जो शक्ति होती है वो टोटल संसद के पास होती है। और ये कब बनते हैं ज़्यादातर, जैसे कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो मतलब सरकार क्या कर सकती थी, फिर सरकार क्या करती है कि 2 स्टेटों में एक संयुक्त रूप से एक लोक सेवा का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो एक लोक सेवा जो रहता है, संयुक्त लोक सेवा जो रहती है, वो दोनों स्टेट में कार्य करती है। जैसे MP में भी करेगी वो कार्य और वो छत्तीसगढ़ को भी देखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 316 में क्या दिया गया है, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल का प्रावधान, ठीक है। आयोग के जो भी सदस्य रहेंगे उनकी नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 317 में क्या है, आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान। आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन का प्रावधान है अनुच्छेद 317 में। यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 318, इसमें दिया है कर्मचारी व सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियम बनाने की शक्ति का प्रावधान, ठीक है। कर्मचारी व सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियम बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 318 में क्या दिया है, आयोग के सदस्य द्वारा इसका सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। इसको भी हम डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, आयोग के सदस्य द्वारा इसका सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख। अनुच्छेद 321 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्यों में विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 में क्या दिया है, लोक सेवा आयोग के व्यय व विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का उल्लेख। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का उल्लेख। यहाँ पे हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, कार्यकाल, बर्खास्तगी, सेवा शर्तें और वेतन के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो मैंने चार्ट के ज़रिए ये सब चीज़ें क्लियर करी हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे अनुच्छेद 316 दिया है, तो अनुच्छेद 316 के अंतर्गत नियुक्ति और कार्यकाल दोनों का प्रावधान है। मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। तो पहले हम नियुक्ति देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 316 में नियुक्ति दिया हुआ है और कार्यकाल दोनों है। तो नियुक्ति के संबंध में हम देखेंगे
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं हम देखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। कौन? संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे अगर हम देखें, जैसे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो यहाँ की नियुक्ति कौन करेगा? मध्य प्रदेश का राज्यपाल। ठीक है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उस राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 316 में कार्यकाल भी दिया हुआ था, तो कार्यकाल देख लेते हैं अब हम। तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कितनी? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। ठीक है। फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। देखो 6 वर्ष का, या तो ये अपना 6 वर्ष कंप्लीट कर लें, ठीक है, पद पे रहते हुए अपना 6 वर्ष कंप्लीट कर लें, या तो इनकी एज कितनी हो जाए? 62 वर्ष हो जाए। तो 6 और 62 वर्ष जो भी पहले हो। फिर हम देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 317 में बर्खास्तगी की दी हुई है, तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन बर्खास्त करता है? तो इसमें हटाने की शक्ति किसके पास है? टोटल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और राष्ट्रपति इन्हें कैसे हटा सकता है? राष्ट्रपति इन्हें कदाचार, अक्षमता और मानसिक बीमारी, ठीक है, मानसिक बीमारी के आधार पर, कदाचार, अक्षमता, मानसिक बीमारी के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जांच के दौरान सही पाए जाने पर इनको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर उच्चतम न्यायालय में आरोप सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। और इस संयुक्त लोक सेवा आयोग को हटाने की प्रक्रिया भी इसी तरीके की है, तो इसको हटाने में भी राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और वहीं राज्य लोक सेवा आयोग में अगर बात कहें तो हर चीज़ का प्रावधान जो है वो राज्यपाल के हाथ में है हर चीज़ का, पर हटाने की शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, जैसे कि नियुक्ति के संबंध नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे सेवा शर्तें कौन देखता है? ये भी राज्यपाल करता है। और निलंबित करने का भी अधिकार किसको रहता है? राज्यपाल को रहता है। ठीक है। और बाकी हटाने की जो शक्ति रहती है वो किसके पास रहती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। और राष्ट्रपति उन्हीं आधारों पर हटा सकता है जिन आधारों पर वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाता है। ठीक है। किन आधारों पर? जिन आधारों पर वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाता है। मतलब कैसे? कदाचार, अक्षमता, मानसिक बीमारी के आधार पर उच्चतम न्यायालय में आरोप सिद्ध हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो और निलंबन करने की शक्ति किसके पास होती है? निलंबित कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 318 में दी हुई है सेवा शर्तें। तो संघ लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग में सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग में संयुक्त शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट हम देखेंगे 322 में दिया है वेतन। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि द्वारा देय है। ठीक है। भारत की संचित निधि द्वारा देय है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि द्वारा तय है। कौन सी? राज्य की संचित निधि द्वारा तय है। बाकी संयुक्त लोक सेवा आयोग का वेतन मुझे नहीं पता, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे क्या? संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग से रिलेटेड कुछ तथ्य। ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे अनुच्छेद 319। ठीक है। तो मैंने पहले कहा था कि मैं इसको क्लियर करूँगी अनुच्छेद 319 को। तो यहाँ पे हम 319 के बारे में बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो हैं, सदस्यों का सेवा काल समाप्त होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का सेवा काल जब समाप्त हो जाता है तो पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ठीक है। कि उनको कहाँ पे पद धारण करना चाहिए और कौन सा पद धारण वो नहीं कर सकते, तो इसके बारे में उल्लेख दिया गया है इसमें।
तो इसमें देखो फर्स्ट बात क्या कही गई है, इसको हम एक इससे समझेंगे। जैसे देखो संघ लोक सेवा आयोग सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, और फिर उसके बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देखना, सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मतलब इसके देखो सब में क्या है दिए हुए हैं, अध्यक्ष दिए हुए हैं और सदस्य दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों में अध्यक्ष भी हैं और सदस्य भी हैं, यहाँ पे भी अध्यक्ष भी हैं और सदस्य भी हैं। तो अब याद रखना कि जैसे जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में क्या दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और इसके सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा नहीं करेंगे। मतलब देखो ये सबसे बड़े हैं, तो ये जो हैं भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी सेवा नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी सेवा नहीं करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देखोगे, सेकंड पॉइंट में दिया रहेगा क्या, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पे दिया है किसी भी राज्य लोक, अब अपन राज्य पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में व किसी अन्य राज्य में यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 319 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 319 में क्या दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का सेवा काल समाप्त होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। मतलब जब इनकी सेवा समाप्त हो जाती है, सेवा काल समाप्त होने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है, मतलब इनको कहाँ पर पद धारण करना है और कहाँ पर नहीं करना है, तो इसके बारे में प्रतिषेध है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ा जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है। फिर कौन सी होती है, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, और फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। और इन सब में क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष और ये सदस्य, अध्यक्ष और ये सदस्य। तो इनमें बस इतना सा आपको याद रखना है कि ये जो सदस्य और अध्यक्ष हैं ये किसी बड़े पद पर जा सकते हैं, लेकिन ये इससे छोटी नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य रहेंगे, अब वो राज्य के अध्यक्ष सदस्य में नहीं बनेंगे, ना तो संयुक्त के अध्यक्ष और सदस्य बनेंगे, जबकि इनके जो हैं अध्यक्ष और सदस्य संघ में बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये जो बड़े जो पोस्ट के जो रहते हैं वो नीचे पोस्ट में नहीं जा सकते, बाकी ऊंची पोस्ट में ये जा सकते हैं। जैसे अपन फर्स्ट में दिया हुआ है, देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपको हर चीज़। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य भारत सरकार या राज्य की सरकार के अधीन सरकारी सेवा नहीं करेंगे। तो देखो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोनों सबसे बड़े रहते हैं। तो ये जो है इनमें कहा गया है कि इस संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष जो सदस्य हैं वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, ठीक है, सरकारी सेवा नहीं करेंगे वो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर दूसरा पॉइंट दिया है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, किसी राज्य, मतलब ये राज्य है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में। तो किसी राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में, ठीक है। मतलब ये राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। और इसके अलावा वो किसी अन्य स्टेट में, ठीक है, संघ लोक सेवा में तो होगा ही होगा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का पात्र, और इसके अलावा वो किसी अन्य राज्य में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में व किसी अदर स्टेट में लोक सेवा आयोग, ठीक है, अदर स्टेट में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। कौन से अध्यक्ष, ठीक है, सदस्य नहीं अध्यक्ष बता रहा है, अदर स्टेट में वो अध्यक्ष की बात कर रहा है। देखो अभी ये अब जिसके मध्य प्रदेश में मान लो ये अध्यक्ष है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा वो कहाँ पात्र होगा, वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा और संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने का पात्र होगा। और वहीं वो दूसरे स्टेट में अध्यक्ष बनने का पात्र होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में वो अध्यक्ष बन जाएगा वहाँ का, तो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, तो वहाँ पे भी ये पात्र होगा, ठीक है। बाकी अन्य सरकारी नौकरी में ये क्या होगा, अपात्र होगा, ठीक है। तो यहीं पर ये दिया हुआ है, अन्य सरकारी सेवा हेतु ये क्या होंगे, अपात्र होंगे।
फिर अब देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड वाली जो स्टेप है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य। अब देखो इसको भी ध्यान से देखना, जैसे कि जो संघ है, ठीक है, तो ये है संघ, तो जिस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है, संघ का सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और वहीं संयुक्त लोक सेवाओं के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं, ठीक है, संघ लोक सेवाओं का सदस्य, राज्य लोक सेवाओं का अध्यक्ष व सदस्य तथा संयुक्त लोक सेवाओं का अध्यक्ष और सदस्य जो है, ये संघ में, ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। ये क्या होंगे, ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। क्या है, संघ के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। कौन कौन होंगे पात्र, एक तो संघ राज्य संघ के सदस्य, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का पात्र होंगे। तो देखो इन सब में बड़ा कौन था, संघ था, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे, इसके अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे और इसके सदस्य रहेंगे, तो ये तीनों को ये सब जो हैं ये किस चीज़ के पात्र होंगे, ये संघ का अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे, ठीक है, संघ के अध्यक्ष बनने के पात्र होंगे। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक शॉर्ट में और देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले क्या बताया था, ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, ये हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग, और ये हो जाएगा कौन सा, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, सदस्य सबसे बड़े होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं सबसे बड़े हैं, तो इनको भारत सरकार या राज्य की अन्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी सेवा नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा में देखेंगे राज्य में जो है, तो राज्य के किसी राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा, मतलब इसका जो कोई अध्यक्ष रहेगा वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने का पात्र होगा, वहीं साथ साथ वो अदर स्टेट में भी अध्यक्ष बनने का पात्र होगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने का पात्र होगा, बाकी परंतु वो अन्य सरकारी सेवा हेतु क्या होगा, अपात्र होगा, ठीक है। फिर तीसरा हम नंबर पे हम देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और वहीं संयुक्त लोक सेवाओं के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो ये जो सारे हैं ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के पात्र होंगे। ये सारे क्या होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के पात्र होंगे, ठीक है।